अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली आरिफ। आप देख रहे हैं दस्तक। तवील कन्फ्यूजन, खदशात और चहमगोइयों के बाद बिलाखिर इत्तेहादी हुकूमत ने वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है। इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया है कि हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। आइनी मुद्दत पूरी करने का फैसला तबाहाल मईशत की बहाली के लिए किया गया है। इसके अलावा इजलास में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी गौर किया गया। इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत के साथ हैं, हर फैसले में साथ होंगे। इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ। इत्तेहादियों ने मशवरा दिया है कि रुपये की कदर में इस्तेहकाम के लिए मुआशी टीम फौरी इक़दामात करे। मईशत की बेहतरी के लिए IMF प्रोग्राम को फौरी हतमी शक्ल दी जाए। इत्तेहादी रहनुमाओं ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत के सख्त फैसलों पर भी साथ देने की यकीन दहानी कराई है। इत्तेहादी जमातों ने पंजाब के आईनी बहरान पर भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। मुल्क में बदलती सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हमाद गजनवी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाखिर जिस फैसले का इंतज़ार था सबको, वो कर लिया गया और अब ये फैसला किया गया है कि मुद्दत अब ये पूरी की जाएगी हुकूमत की जानिब से और अगस्त 2023 तक ही अब इंतखाबात होंगे, यानी उससे पहले इस्लाहात भी होंगी। और ये फैसला इसलिए कहा जा रहा है कि किया गया है कि मईशत को बेहतर करना है। सर, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? मैं पहली बात जो ज़हन में आई है वो ये है कि क्या ये एकतरफा फैसला होगा कि ये फैसला कर लें और मामला उसी तरह होते चले जाएं। तो इनके मुकम्मल अगर इख्तियार में चीजें हों फिर तो हम कहें कि इन्होंने फैसला कर लिया और लिहाजा अब ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, मेनी ए ट्विक्स बिटवीन द कप एंड द लिप, बहुत से अभी मराहिल बाकी हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हमारी मईशत की क्या सूरत हाल है। IMF से 10 दिन बाद देखिए क्या उसका नतीजा निकलता है। और ये जो बिलावल साहब गए हुए हैं उसको भी देखिए कि वहां से क्या खबर आती है, क्योंकि बहरहाल इन दो एक दाखिली ताल्लुक तो है ही, यानी अमेरिका और IMF के दरमियान। तो इस सारी सूरत हाल में अगर इनको गारंटी मिले, हमें तो जो मंजर नजर आ रहा है ना उसको आप देखिए कि देयर इज अ हॉस्टाइल प्रेसिडेंट इन द प्रेसिडेंसी। पंजाब में गवर्नर है नहीं, लगना कैसे है? अच्छा, नीचे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद सूरत हाल आपके सामने है कि वहां भी एक डाइसी जिससे कहते हैं ना वो है। तो अच्छा, आप चलिए इन तमाम फैक्टर्स, अब आप देखिए कि उन्होंने जो फैसला किया है वो फैसला ये है कि अगर हम ये बोझ अपने ऊपर उठाएंगे, यानी बोझ क्या, बोझ तो असल में डालना है आवाम के ऊपर, लेकिन जो सियासी बोझ उठाएगी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत, उससे वो कहते हैं कि हमें निकलने के लिए भी तो कुछ वक्त दरकार है। अगर किसी ने जरा सा इशारा कर दिया MQM को, जैसे कि पहला उन्होंने फौरन वजीर आजम के साथ मीटिंग के बाद फौरन ऐलान किया था कि जी अब मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, तो इसी तरह अगर बाप ने भी कह दिया, एक दो लोगों की अक्सरियत से हुकूमत खड़ी है, तो मैं यानी मेरा ये ख्याल है कि इस हुकूमत की कॉन्टिन्यूटी उस वक्त तक ये एक बहुत बड़ा मरहला हो, और इसमें बहुत सी कुव्वतों का सेम पेज पर होना जरूरी है। और सेम पेज जिससे हम आगाह थे वो तो कब का फट चुका। तो अब ये नया सेम पेज कोई है या नहीं है, लेकिन इसमें हुकूमत ने ऐलान किया है, ठीक है, हम देखते हैं कि खासतौर पे ये 2-3 आउटकम्स जो है ना, ये देख लीजिए कि क्या होती हैं, कि आपको अमेरिका से क्या खबर आती है, आपको IMF टॉक से क्या खबर आती है। वो ये यकीनी बेसिक तौर पर उन बातें पर सबकी हैं। नजरें और जो मुज़ाकरात हैं वो तो शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के IMF के साथ दोहा में। सर, ये कहिएगा कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब का बयान पहले सामने आया था, उन्होंने कहा कि अगर हमें यकीन दहानी कराई जाती है कि 2023 से पहले इंतखाबात नहीं होंगे तब तो हम मुश्किल फैसले लेने को तैयार हैं, मगर अब क्योंकि कल ये फैसला कर लिया गया है कि अब मुश्किल फैसले होने जा रहे हैं, इत्तेहादी जमातों ने कहा है कि हम इन मुश्किल फैसलों में साथ खड़े होंगे मुस्लिम लीग नून के। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत बनती है, जैसे आपने कहा कि एक दो लोगों के ऊपर ही इस हुकूमत का इन्हिसार है, उन्हीं के ऊपर ये खड़ी हुई है हुकूमत, अगर वो भी बैक ऑफ कर जाते हैं, अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा कर देते हैं, JUI फे तो पहले ही ये मुतालबा कर रही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो पहले ही कहा था कि इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए। तो अगर ये आवाज़ें आने लग जाती हैं और यहाँ पर मुश्किल फैसले ये लोग कर लेते हैं, यानी IMF से मुज़ाकरात के लिए सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, बिजली महंगी हो जाती है, पेट्रोल या मसनूआत महंगी हो जाती हैं, कितना बैकलैश आ सकता है मुस्लिम लीग नून को उस सबका? अभी तो कह रहे हैं तादी हम साथ है, लेकिन तब फिर कहां पे होंगे? बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि अगर ये किसी
ऐसी सूरत हाल में फंस गए जहां पर ये किसी गारंटी के तहत, टूटी फूटी गारंटी के तहत ये टैक्सेस लगा दें और प्राइस पेट्रोलियम की वो बढ़ा दें, सब्सिडी विड्रॉ कर लें, और उसके बाद ये मामला उस तरह ना चले, बजट भी दे दें और फिर ये मामला यकदम इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाए। तो आपने ठीक कहा कि इसका बहुत बड़ा इसका सियासन है और उसी से बचने की कोशिश में तो ये सारा कुछ हो रहा है। ये जो डॉलर प्लमेट कर रहा है, प्लंज कर रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज भी आज तक संभल गई, लेकिन ये जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी हुआ, ये सारा कुछ इसीलिए तो है, वरना आप आते ही फौरी फैसला कर लें, कोई गारंटी है। और अगर गारंटी जो है वो ट्रस्टेबल नहीं है, यानी उसमें गारंटोर्स नहीं है, क्योंकि इनका जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ना कि यकीन दहानी करवाए, कौन करवाए वो सबको मालूम है। तो अगर यकीन दहानी करवाएं तो ये दो जो फरीकैन हैं ये एक दूसरे पर एतबार उस तरह नहीं करते मुकम्मल तौर पे, लिहाजा गारंटोर की जरूरत है। गारंटी की यहाँ पे जरूरत है, और एक सही मजबूत गारंटी की आपने कहा कि यहाँ पे जरूरत होगी। लेकिन मुख्तलिफ जो तज्जिया हमारे सामने आए गुज़िश्ता कुछ दिनों में, तो वो ये कहा जा रहा है कि जो इन्होंने गारंटी देनी है वो भी शायद इमरान खान के जलसों की वजह से आमादा हो गए हैं अर्ली इलेक्शंस की तरफ। तो अगर ये मामला अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाता है फिर वही बात आ जाएगी कि मुस्लिम लीग नून की पोजीशन, सर जो इस वक्त पीटीआई की पोजीशन है, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब की जो पोजीशन है, पहले आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले तमाम तर सूरत हाल इसके बरक्स थी, ऑपोजिट थी। एक बयानिया यही था कि पीटीआई से हुकूमत नहीं संभली, मईशत नहीं संभली और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अपोजिशन की तरफ से ये आवाज़ें आ रही थी, अवाम में से ये आवाज़ें सुनने को मिल रही थी, मगर अब ऐसा लगता है वो सारा बोझ इन्होंने अपने कंधों पर ले लिया, जिसका जवाब पहले पीटीआई ने देना था 2023 के इंतखाबात में अवाम को। अब वो सारा जवाब मुस्लिम लीग नून को और ये इत्तेहादी जमातों को देना पड़ेगा। लग रहा है कि क्योंकि ऐसे रोज एक ऐसी खबर आती है जिससे आपको जरा आप डाउन फील करते हैं गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ से ऑपोजिशन यानी इमरान खान साहब वो जरा ज्यादा ऊपर चढ़ के आते हैं। लेकिन ये बात बहरहाल अपनी जगह दुरुस्त है कि अपने अपनी सलीबें खुद उठाना पड़ती हैं, और जब ये मामला इलेक्शन का रंग कुछ और हो जाएगा। अब भी देखे ना, मसला इमरान खान बड़ा जलसा, तो बड़े अच्छे जलसे वो बड़े बड़े कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून भी उसी तरह बड़ा जलसा कर सकती है और करती है। मरियम नवाज अगर उनसे बड़ा जलसा नहीं करती तो उनसे छोटा भी नहीं करती। मतलब क्या हुआ कि दोनों पार्टीज पॉपुलर बड़ी पार्टीज हैं, उन्हीं के इलेक्शन हुआ था, उन्हीं के दरमियान दोबारा इलेक्शन होता है। और जब आप ये कहते हैं ना कि लगता हुए थे और उन जो हवारी हैं और सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो भी जरा सहमे हुए थे और दिल बर्दाश्ता से लग रहे थे, और अब दोबारा उनमें एक नई तवानाई आई है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन आप याद रखिए क्या पार्टी इनकम्बेंसी फैक्टर अपने ऊपर लेती है तो ऑपोजिशन जरा उस पर चढ़ाई करती है। बट एट द एंड ऑफ द डे होता यह है कि लोग अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने लीडर की तरफ दोबारा चले जाते हैं। और चाहे आप ये समझते हैं कि पीटीआई के सपोर्टर्स कह रहे हैं हाँ यार गवर्नमेंट तो अच्छी नहीं हो रही, हाँ बस खान साहब से जरा गलती हो गई, हाँ उनकी टीम अच्छी नहीं, ये बातें आप करते रहते हैं। लेकिन जब वोट डालने का वक्त आता है तो आप जाकर इमरान खान को ही वोट डालते हैं। लिहाजा मैं क्या कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो प्रेशर है ना इमरान खान साहब का, ये एज सच पॉलिटिकल प्रेशर आराम से पार्टियां उठाती हैं एक दूसरे का। यानी अगर आप इस्लामाबाद की तारीख के सबसे बड़ा इज्तिमा जो जिसे कहते हैं JUI का हुआ था, उससे कितनी सहूलत से हुकूमत में गई थी, इसलिए कि ये सियासी लोग वहां जाकर क्या करना है, एक खास हद तक आप दबाव ही डाल सकते। और अगर दबाव लेने वाले आपसे कोई वादा वहीद करके आपको भेज देते हैं तो फिर एक वक्त आता है कि चाहे वो 126 दिन ही क्यों ना गुजर गए हो, एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि यार देयर इज नथिंग गोइंग टू कम आउट ऑफ इट, और यहाँ से किसी तरह फेस सेविंग करके आप चले जाएं। तो इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन बुनियादी बात आपने दुरुस्त कही कि इस सूरत हाल में खान साहब के सपोर्टर्स और उनको उनकी पार्टी को एक जरा दोबारा एक शिद्दत आई है उनके अंदर, और वो दोबारा खड़े हुए हैं, और पहले से जिस वो सूरत हाल में लग रहे थे बजाहिर उससे वो इस वक्त बेहतर पोजीशन में है। लेकिन मैंने कह दिया कि जब इलेक्शन होता है उसके अपने डायनामिक्स हैं जो जब अनलीश होते हैं तो फिर वो सूरत हाल हमने पहले भी कई दफा देखी है। वो फिर ऐसे ही होता है कि दो बड़ी पार्टीज का इलेक्शन हो रहा है और किस पार्टी के पास वो इलेक्टेबल्स हैं और कहाँ पे कौन सी वो एक लंबा फिर खेल शुरू हो जाता है, उसकी अपनी कुछ डायनामिक्स। अच्छा माद साहब, काबीना ने फैसला तो कर लिया है ये, मगर जितने भी हमने जलसे देखे हैं मुस्लिम लीग नून के, खासतौर पर जहाँ पे मरीम नवाज ने जाके खिताब किया,
उन्होंने एक ही बात बार बार दोहराया है कि ये तमाम तर जो जिम्मेदारी है या जो खराबियां पैदा करके गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको अपने गले में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दो बयानिए इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी सामने आ रहे हैं, इसकी क्या वजह आपको लग रही है? देखिए, दो बयानी नहीं, बयानिया जो है वो ये है, सारी पार्टी का एक ही बयानिया, दोनों पार्टीज का एक ही बयानिया, अपना अपना जो भी है एक ही है। वो क्या है कि हम 4 साल का जवाब दो, हमसे 1 महीने का जवाब मत मांगो, ये तुम्हारे गुनाह है, ये तुम्हारी सलीब है, इसे खुद उठाओ। ये है। दूसरी तरफ से मुसलसल कोशिश है कि देखो इनसे तो संभला ही नहीं, हमसे तो इंटरनेशनल हालात, लेकिन ये देखिए कितने निकम्मे हैं कि इन्होंने 1 महीने में ही किस तरह रुपया कहाँ चला गया और स्टॉक मार्केट कहाँ चली गई, इस तरह के इशारे वो। तो ये तो एक सियासी मसाइल होते हैं ना, आप एक दूसरे को मलाइम करते हैं, एक दूसरे पर मलबा डालने की। तो 4 साल वाले और 1-2 माह वाले अपना जवाब देंगे। तो मैंने पहले भी कहा कि सियासी लड़ाई चलेगी, और जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद लोग अपने अपने धड़े की तरफ वापस चले जाते हैं। जो हमारे यहाँ तकसीम है, लॉज भी नहीं तोड़ सकते, हाइब्रिड रिजीम्स भी नाकाम हो गई उस तकसीम को और उस तफरीक को मिटाने में जो कायम है माशरे में। और मेरा ख्याल है जब इलेक्शन आएंगे तो लगभग वही सूरत हाल आपको दोबारा नजर आएगी। बहुत शुक्रिया। हमाद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर सूरत हाल पर अपना तजिया दे रहे थे। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब की बदलती सियासी सूरत हाल के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह पर जो राय सामने आई है, उसके बाद पंजाब में अब क्या फ्यूचर होगा हुकूमत का, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार हैं सलमान आबिद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पंजाब हुकूमत जहां पर अब वज़ीर आला जो हैं हमजा शहबाज शरीफ हैं, जिनको 25 मुनहरिफ अरकान ने वोट दिया था, मगर अब सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक उनका वोट कंसिडर नहीं होना चाहिए, तो अब कहां पर स्टैंड करती है हुकूमत और क्या हम कोई तब्दीलियां देख रहे हैं पंजाब हुकूमत में? पहली बात तो ये है कि ये एक अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो कल आया है, और इसमें बुनियादी जो नुक्ता नज़र था वो तस्लीम किया गया कि जितने भी मुनहरिफ अरकान जो है अगर अपनी पार्टी फैसलों के बरक्स वोट डालेंगे तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। अब हमजा शहबाज की जो हुकूमत है वो तो बुनियादी तौर पर खड़ी ही ये जो है ना वो मुनहरिफ अरकान के ऊपर है, और ये पीटीआई के जो 27 के करीब बागी अरकान है उन्हीं की मदद से वो वज़ीर पंजाब बने हैं। कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका असर जो है वो हमजा शहबाज साहब की और पंजाब की सूबाई हुकूमत पे पड़ेगा। और जब अगर ये वोट काउंट शहबाज के पास जिस तरह से नहीं है, जिस तरह से उन्होंने 194 ले लिए थे वोट, अब सवाल सिर्फ ये है कि इसमें कानूनी जो लोग अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं, कुछ लोगों की ख्याल ये है कानूनी माहिरीन का कि ये एक ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट की, ये जजमेंट नहीं है, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जजमेंट फैसले के तहत ही आगे बढ़ा जाएगा। बहरहाल इस वक्त हमजा शहबाज साहब की जो हुकूमत है वो एक सियासी भी और एक आईनी बुरान का शिकार हो गई है। सियासी बुरान तो पहले से मौजूद था, आपको पता है कि उनकी कैबिनेट अभी तक हलफ नहीं उठा सकी है, और गवर्नर पंजाब का जो मामला है वो भी सियासी और आईनी तौर पर पेचीदा हो गया था। और अब ये जो सूरत हाल कल हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसके बाद तो सूरत हाल और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है पंजाब की। अब देखना सिर्फ ये है कि जो अददी तादाद होगी अगर ये, और जो इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला है, यानी ख्याल ये था कि आज इलेक्शन कमीशन उन अरकान के बारे में या तो डी नोटिफाई कर देगा या कोई फैसला सुनाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो फैसला भी सामने नहीं आ सका, हालांकि कल फैसला महसूस किया गया था, ये खबरें हमने सुनी थी, और आज फिर प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि पंजाब का जो केस है वो काफी ओपन केस था, क्योंकि मरकज में तो मुनहरिफ अरकान ने वोट नहीं डाले थे, लेकिन पंजाब में तो मुनहरिफ अरकान ने बाकायदा वोट डाले और मुस्लिम लीग नून की हमायत की, और पार्टी फैसलों के बरक्स उन्होंने जाकर हमजा शहबाज की या मुस्लिम लीग नून की हमायत की है।
सर लेकिन ये इलेक्शन जवाब ये बनाया जा रहा है, ता तरर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने जवाब ये बनाया कि कोई हिदायत उनको नहीं मिली थी परवेज इलाही साहब को वोट देने के हवाले से, इसलिए मुनहरिफ जो अरकान है जिनको कहा जा रहा है मुनहरिफ, उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दे दिया। बात यह है, ये सारे टीवी के ऊपर हमने तमाम इंफॉर्मेशन सुनी है, खुद अपने कानों से और अपनी आंखों से देखी है कि जब वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार के लिए चौधरी परवेज इलाही को नामजद किया गया पीटीआई ने, यानी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, उसमें वो नामजदगी हुई। फिर इसी तरीके से पार्टी फैसले ने अनाउंस किया कि हमजा शहबाज के मुकाबले में परवेज इलाही उम्मीदवार होंगे, और फिर ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि तमाम उम्मीदवार पीटीआई के जो हैं वो पाबंद हैं चौधरी परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला वोट देने के। और फिर ये भी इंस्ट्रक्शन हमने दी कि अगर कोई रुकन पार्टी फैसलों के बरक्स चौधरी परवेज इलाही के मुकाबले में हमजा शहबाज को वोट देगा तो उन्हें तायात नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी बातें इंस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से भी आई हैं, और पार्टी के पार्लिमानी लीडर जो थे उन्होंने भी इसका जारी की, उस्मान बुज़दार साहब ने, राजा बशारत साहब ने भी जारी की। तो ये मंतक जो है ना कि जी उनको हदायत नहीं आई। तो सर अब ये अगर फैसला आ जाता है कि मुनहरिफ जो अरकान है उनका वोट काउंट नहीं होता मगर इंतखाब तो क्योंकि हो चुका, तो अब आगे का जो प्रोसीजर है आइन फिर क्या कहता है, अब आगे कार्रवाई कैसे बढ़ेगी? क्या दोबारा से अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा कि जी हमजा शहबाज साहब क्योंकि अब उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं तो उनको हटाया जाए, क्या किया जाएगा फिर? अब एक सूरत तो यह है कि जो वज़ीर आला का इंतखाब है, यानी हमजा शहबाज साहब बतौर वज़ीर आला जो मुंतखब हुए हैं, उस इलेक्शन को ही कालिदम करा, सारा का सारा उन्हीं बागी लोगों पर मुश्तमिल है, और कह दिया गया है कल फैसले के अंदर कि उनके वोट नहीं गिने जाएंगे। अगर उनके वोट नहीं गिने जाएंगे तो फिर 194 वोट जो उन्होंने लिए हमजा शहबाज में, वो तो नहीं होंगे उनके। अच्छा, उसके बाद की जो सूरत हाल है, अगर इलेक्शन कमीशन इनको डी नोटिफाई कर देता है 27 लोगों को, तो फिर तो एक किस्म की मेजोरिटी जो है ना मुस्लिम लीग और सियासी बुरहान ये कहता है कि ये असेंबली फिर फाइनल टूटेगी। और फिर आप ये देखिए कि इस वक्त इमरान खान की तहरीक का बुनियादी नुक्ता जो है वो मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात का मुतालबा है। वो कोई पंजाब असेंबली को कंटिन्यू तो नहीं करना चाहते, ना वो चलाना चाहते हैं, वो तो पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात मांग रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि सिर्फ मरकज में इंतखाबात करवा दे, पंजाब में नहीं होंगे, केपीके में नहीं होंगे या फलां जगह पे नहीं होंगे। तो इसलिए ये सारा सूरत हाल जो है एक ओवरऑल मरकज की जो सूरत हाल है ना जी, उसी के साथ उसको देखा जाना चाहिए। जैसे मरकज में सूरत हाल बनेगी उसी की रिफ्लेक्शन आपको जो है ना पंजाब की सियासत में आएगी। अब मुस्लिम मरकज के अंदर भी एक वोट के ऊपर हुकूमत खड़ी है, 174 ये थे, एक हमारे अली इकबाल साहब है, उनकी डेथ हो गई है, अब 173 लोग हैं, तो एक वोट के ऊपर बरतरी है। अब उसमें फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि कुछ लोग मुस्लिम लीग को छोड़ गए और फिर अभी देखना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग काफ है, बाकी जमातें हैं। तो ये एक वोट भी जो है ये जाहिर करता है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी मरकजी हुकूमत के लिए भी। अब जब मरकज के अंदर सूरत हाल ये है तो फिर पंजाब की सूरत हाल कैसे ठीक हो सकती है? दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट की क्राइसिस है वो तो स्टिल वहीं पर मौजूद है, वो तो वहां पे अभी तक गवर्नर नया अपॉइंट नहीं हो सका, ना वो हलफ ले सका। अब स्पीकर का हलफ, जो वजीर आला का जो हलफ था वो भी आपकी कौमी सर एक ये भी कहा जा रहा था कि उसका प्रोसीजर ये भी होता है कि हमजा शहबाज साहब को कहा जाएगा कि आप एतमाद का वोट लें, मगर एतमाद का वोट लेने का भी गवर्नर ने ही कहना होता है, मगर गवर्नर तो पंजाब में इस वक्त है ही कोई नहीं क्योंकि चार्ज नहीं संभाल रहे परवेज इलाही साहब। गवर्नर साहब तो कह चुके हैं ना कि वो इलीगल वजीर आला है, तो वो कैसे उनको कहेंगे एतमाद का वोट लें? और आज जो है गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब अदालत में चले गए इस सारी प्रोसीडिंग के खिलाफ, जो कुछ वहां पे वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के अंदर एक सियासी और आईनी बुरहान तो पैदा हो गया है। अब इससे सर जोड़ के अब हमारा मसला क्या है? देखिए, हमारा मसला ये है कि हमारे लीगल माहिरीन भी जो है ना वो पोलराइज्ड है। अब मैं कल देख रहा था कुछ जो लीगल माहिरीन है वो पीएमएलएन के मौकफ की हमायत कर रहे हैं, कुछ लीगल माहिरीन है जो पीटीआई के मौकफ की हमायत कर रहे हैं या चौधरी परवेज इलाही के मौकफ की हमायत कर रहे हैं। और फिर आप ये भी देखिए कि इतनी वर्स्ट सिचुएशन है कि पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के काफी लोग गिरफ्तार हैं बकायदा, और कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं सेक्रेटरी असेंबली के लिए। एक ऐसी सिचुएशन के अंदर पंजाब का मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो एक स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन होनी चाहिए थी हुकूमत की तब्दीली की, वो तो नहीं हो सकी। अब उसमें कसूरवार पीटीआई के लोग हैं, गवर्नर साहब हैं, सदर पाकिस्तान है या मुस्लिम लीग नून है,
ये सब बातें हमें देखनी पड़ रही हैं कि जिसकी वजह से ये बुरहान पैदा हुआ है। और कल अदालती फैसले के बाद बुरहान जो है वो और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। अब कल बिल्कुल एक बुरहान सर आईटी शिद्दत की इख्तियार तजवीज भी कर आ रही गए। है। आपने जिस तरह पहले जिक्र किया कि अब अगर दोबारा से इंतखाब की तरफ मामला जाता है तो ना मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत है, और क्योंकि मुनहरिफ अरकान की तादाद 25 है तो पीटीआई के पास में अक्सरियत नहीं रहती अगर डिनोटिफाई हो जाते हैं ये अरकान। मगर 5 जो सीट्स हैं वो रिजर्व सीट्स क्योंकि होंगी, उनके ऊपर दोबारा से किसी का इंतखाब अगर पीटीआई कर देती है तो बर्तरी मुस्लिम लीग नून पर हासिल हो जाएगी। और फिर अगर जो 4 आज़ाद अरकान हैं असम्बली के, वो भी अगर ये फैसला कर लें कि हमने पीटीआई के साथ जाना है तो वाज़े बर्तरी पीटीआई के तो आ जाएगी। और आइन के मुताबिक अगर 186 वोट नहीं भी पड़ते तो दोबारा से जब रन होगा, दोबारा से इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी, उसमें जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो वजीर आला मुंतखब हो सकता है। लेकिन बात यह है कि ये सारे इफ एंड बट हैं। वो जो 5 रिजर्व सीट के ऊपर भी जो नॉमिनेशन होगी उसको उसको रिकग्नाइज तो इलेक्शन कमीशन ने करना है ना जी। जब तक इलेक्शन कमीशन उसे रिकग्नाइज नहीं करेगा, वो 5 लोग जो है वो बाकायदा ऑफिशियली मेंबर नहीं हो सकते, भेज रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उसको कंसीडर नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मसला ये है कि वो इफ एंड बट हम लगाते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा। अब मैं आज देख रहा था नंबर गेम में, कुछ लोग जो है वो परवेज नाइक की बर्तरी को दिखा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो हमजा शहबाज की बर्तरी को दिखा रहे हैं। लेकिन असल जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो तो ये है कि इस मुल्क में क्या फौरी नए इंतखाबात होने जा रहे हैं। अच्छा सलमान साहब, वैसे इतना ज्यादा सियासी बहरान है पंजाब के अंदर, एक यकीनी तौर पर बहुत बड़ा सूबा है, काबीना अभी तक नहीं बन पाई है, तो इस तमाम तर मामले पर मुनहरिफ अरकान के हवाले से फैसला क्यों नहीं अभी तक आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आ पा रहा? आज का टाइम दिया गया था, दोबारा से प्रोसीडिंग शुरू हो गई। मेरा तो ख्याल ये था कि कल जब फैसला इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया था, अब महफूज करने का मतलब ये होता है कि आपने सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट कर ली है, अब फाइनली आपने रिजल्ट सुनाना है, जो भी फैसला आपने करना है। और कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ख्याल ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को भी अपने फैसले को जो है ना जारी करना पड़ेगा। लेकिन आज एक बड़ी अजीब और गरीब मंतक इन्होंने इख्तियार किया है इलेक्शन कमीशन ने कि हम दोबारा जो है ना लोगों से पूछेंगे। हालांकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो इन लोगों के बारे में फाइनली हतमी फैसला करे। अब वो तो 30 दिन गुजर गए, वो तो फैसला नहीं हो पा रहा। अच्छा, फिर आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों अरकान को बुलाएंगे इंफरादी सतह पर, तो इसका मतलब है कि आप लिंगर ऑन की पॉलिसी चाहते हैं, और किसके कहने पे ये कर रहे हैं? अच्छा, इंफरादी सतह पे देखिए ना, सबको तो पता है जहांगीर तरीन ग्रुप जो है और जो अलीम खान ग्रुप है और वो जो अपना मजारी साहब जो डिप्टी स्पीकर है, वो तो वाज़ेह तौर पर ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो पीएमएल-एन के कैंडिडेट के साथ है, और साफ कह चुके हैं कि हम पीएमएल-एन के कैंडिडेट हमजा शहबाज सर, इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो राय दी है सुप्रीम कोर्ट में और उनकी जानिब से दी गई, उसमें ये तो जरूर कह दिया गया कि इनका वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि उनको शायद डी सीट किया जाए या उनको नाहल, बेशक ताहयात नहीं, कुछ अरसे के लिए तो नाहल करार दिया जाएगा, मगर अब इनका वोट अगर कंसीडर नहीं भी होता तो दोबारा से ही तमाम तर लोग इलेक्शन में आएंगे। इनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, जो तरीन ग्रुप है और अलीम खान ग्रुप है? देखिए, बात यह है कि हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी सुप्रीम कोर्ट से कि वो इतने अरसे तक उन्होंने इस 63A की प्रोसीडिंग को किया है, तो फाइनली वो ये फैसला भी सुनाएंगे कि इनको डी नोटिफाई करना है, इनकी मुद्दत कितनी है या ये ताहयात नाहिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कमेंट करने की बजाय सारा मामला जो है वो पार्लियामेंट की कोर्ट में डाल दिया, और अच्छा पार्लियामेंट में डाल दिया है। अब पंजाब असेंबली के जो लोग हैं उनका भी मामला यकीनी तौर पर पार्लियामेंट में चला गया कि पार्लियामेंट तय करेगी कि ये कितने वर्ष के लिए नाहिल हुए हैं, ताहयात नाहिल हुए हैं, डी नोटिफाई करना है। अच्छा, ये भी कल वो अदालत की प्रोसीडिंग में आया कि इलेक्शन कमीशन का काम है डी नोटिफाई करना, तो इलेक्शन कमीशन मगर पार्लियामेंट में तो हर जो हुकूमती जमात होती है वो तो अपने मफाद के मुताबिक ही फैसले करती है और कानून साजी करती है, तो हम ये कैसे सोच लें कि मुल्की मफाद में वहाँ पर ये फैसला कर लिया जाएगा कि जो इस वक्त के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको नाअहल करार दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये शायद किसी और जमात के होते तो फिर हो जाता शायद ऐसा। देखिए, फिलहाल तो इम्कान नहीं है कि इनके बारे में ये तय हो सके फौरी तौर पर कि ये कितने अरसे के लिए नाहिल हुए या ताहयात नाहिल हुए, और ना पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त कोई ऐसी सूरत नजर आ रही है जहां ये फैसला हो सकेगा। सिर्फ इनका मसला ये था कि इनको नोटिफाई करना था, इलेक्शन कमीशन ने जो आज के फैसले के बाद उसको लिंगर ऑन कर दिया गया है।
अब दूसरी बात यह है कि पीटीआई तो इन लोगों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है उस तरह से, और इनमें से बेशतर लोग राजा रियाज समेत ये कह चुके हैं कि हमारी तो जो है, अगर वो डी नोटिफाई भी होंगे तो इस असेंबली के लिए डी नोटिफाई होंगे ना, अगला इलेक्शन तो वो लड़ सकते हैं किसी पार्टी के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजज़ियाकार सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि जो राय सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद जो पहले से एक सियासी बहरान पैदा हुआ था वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे डॉलर की डबल सेंचुरी के हवाले से। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली ने जहां बड़े पैमाने पर सियासी, आइनी और कानूनी बहस को जन्म दिया, वहीं मौशी बहरान भी गहरा हो गया है। मौजूदा हुकूमत साबिक हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर रही है कि उसने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाकर कौमी खजाने पर इजाफी बोझ डालकर मुल्की मईशत को संगीन खतरात से दो चार कर दिया है। मुल्की सियासी सूरत हाल और IMF से मुज़ाकरात ना होने के बायस डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला ना थम सका। डॉलर की कीमत में इजाफे और पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है और एक मौके पर इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 26 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 199 रुपये का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की डबल सेंचुरी हो गई, 200 रुपये से भी तजावुज कर गया। जबकि आज ही वजीर आजम ने दरामदात और बरामदात में तिजारती खसारे के फर्क की वजह से लग्जरी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की है, जिससे रुपए की कदर में मजीद कमी नहीं होगी। वजीर आजम ने लग्जरी गाड़ियों और कॉस्मेटिक्स के सामान समेत दीगर गैर जरूरी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की है, जिस पर फौरी अमल दरामद के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। IMF की सख्त शराइत के मुताबिक बजट 2022 से इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आइंदा बजट में घरेलू सामान महंगा करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। इस हवाले से FBR ज़राए का कहना है कि नए बजट में दरामदी अशिया पर ड्यूटीज़ की शरह में 100% तक इजाफे का भी इम्कान है। FBR ज़राए का कहना है कि दरामदी मोबाइल फोन्स पर ड्यूटी की शरह दुगनी कर दी जाएगी। दरामदी कारों पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 100% इजाफा किए जाने का भी इम्कान है। दरामदी घरेलू सामान पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 50% इजाफे और दरामदी टायरों पर ड्यूटी की शरह में 50% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि दरामदी कारों पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी की मद में 30% इजाफे का भी इम्कान है। इस तमाम तर मौशी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात फ़ारूक सलीम साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में है, मौशी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि वो बदतर होती चली जा रही है। डॉलर का रेट बढ़ता चला जा रहा है और रुपया की बेकदरी में इजाफा होता जा रहा है। ये जो फैसले किए गए हैं इस वक्त हुकूमत की जानिब से, जो पाबंदी इम्पोर्ट्स के ऊपर लगाई जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 50 साल की तारीख जो है वो गवाह है कि जब भी हुकूमत पाकिस्तान के पास डॉलर का फुकदान हो जाता है, तिजारती खसारा बहुत बढ़ जाता है, तो हमेशा से यही कहा जाता है कि जो लग्जरी आइटम है उनकी इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं और रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन 50 साल की तारीख गवाह है कि उसका हल नहीं ढूंढ निकल पाता। और उसमें वजह ये है कि तकरीबन 90% जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो नॉन लग्जरी आइटम्स की हैं। देखिए, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, तकरीबन $20 बिलियन की वो इंपोर्ट कर लेते हैं। मशीनरी इंपोर्ट हो जाती है 8 बिलियन की। इसी तरह सरिया, कोई स्टील जो है वो कोई 4 बिलियन का आता है। इस साल तो जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें गंदम है, जिसमें चीनी है, जिसमें पाम ऑयल है, तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर का वो इंपोर्ट हो गया है। तो जो लग्जरी आइटम जिनको हुकूमत कहती है वो रियली बहुत ही थोड़ी सी आइटम्स हैं, और उनके ऊपर अगर बैन भी लगा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि जो हमारा तिजारती खसारा है उसका हल उसमें नहीं ढूंढा जा सकता। ठीक है, तिजारती खसारे का हल इस फैसले के नतीजे में आपको कोई होता दिखाई नहीं दे रहा, कोई नज़र नहीं आ रहा। फ़ारूक सलीम साहब, ये जो डॉलर डबल सेंचुरी अपनी कंप्लीट कर गया, आज ओपन मार्केट में हम देख रहे हैं कि 200 रुपये से भी ज़ायद पर वो फ़रोख्त हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह है क्या? ये इसकी 3 बुनियादी वजूहात अगर सामने रख लें। पहली वजह तो ये है कि इस वक्त दुनिया में डॉलर जो है वो तकरीबन सभी करेंसीज के सामने वो स्ट्रेंथन हो रहा है, वो अपनी वैल्यू गेन कर रहा है। और उसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है
उसने तारीख में सबसे तेजी से अपना जो शरह सूद बढ़ाया है, उसके नतीजे में यूएस डॉलर वो यूरो के सामने भी चढ़ रहा है, वो जापानीज येन के सामने भी चढ़ रहा है, वो स्वीडिश क्रोना के सामने भी चढ़ रहा है, वो तकरीबन दुनिया की सारी करेंसीज के सामने चढ़ रहा है। और फिर आप समझिए कि रुपया भी उसके सामने कमज़ोर हो रहा है। ये एक वजह है। दूसरी वजह ये है कि इस वक्त ख़ास तौर पे पिछले 4 हफ्तों में जो गैर यकीनी की फ़ज़ा रही है, हमें पता नहीं कि हम IMF का हिस्सा बनने वाले हैं, अगर बनेंगे तो उसकी क्या शराइत होंगी। हुकूमत के पास आप समझिए कि हुकूमत की तरफ से फैसला साजी का एक फुकदान नज़र आ रहा है। 13 अप्रैल को मुझे याद है कि काबीना ने हल्फ उठाया था, अब आज 18 मई हो गई है। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कोई किसी किस्म का भी फैसला अब तक किया हो। तो फैसला साजी का फुकदान है। दुनिया भर में डॉलर वैसे ही चढ़ रहा है। और फिर तीसरा प्रेशर हमारे ऊपर है कि हमारा तजारती खसारा जो है वो पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा बन रहा है। ये 3 वजूहात सर आपने बता दी। जो दूसरी वजह सर आपने बताई कि फैसला साजी में नाकाम दिखाई दे रही है ये हुकूमत, फैसले जो है उनको बार बार सियासत की नज़र ऐसा लग रहा है कर दिया जाता है। पहले भी हम इस प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि बार बार कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस पर जो सब्सिडी दी मुल्क के ख़जाने के साथ जुल्म करके गए हैं वो, मगर फिर बाद में खुद ही भी यही कह देते हैं कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे हैं। तो सर कितना ज़रूरी है इस वक्त इन सब्सिडीज़ को ख़त्म करना मईशत के इस्तेहकाम के लिए? आप इसका इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में कोई 193 ममालिक जो उसके मेंबर्स हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो महंगा तेल खरीद रहा है आलमी मंडी से और अपनी डोमेस्टिक मार्केट में उसको सस्ता बेच रहा है, और वो वाहिद मुल्क है पाकिस्तान। दुनिया का और कोई मुल्क ये हरकत नहीं कर रहा है। अब इसका जो नुस्खा है वो तकरीबन 4 अरब रुपए रोज़ाना की बुनियाद पे पड़ रहा है। आप समझिए कि 100 अरब रुपए से ज़्यादा का खसारा है महीने भर का, और ये भी इस वक्त किया जा रहा है जबकि हुकूमत का जो बजट का खसारा है उसका तखमीना कोई 5000 अरब का आ रहा है। तो आप सोचिए कि खजाना खाली है, लेकिन हुकूमत ये फैसला कर रही है कि 100 अरब रुपया महीने की बुनियाद के ऊपर सब्सिडी देना है। अब अगर आप इसको साल पे लगा लें तो आप सोचिए कि हमारा सालाना जो डिफेंस का बजट है वो तकरीबन 1300 अरब का बनता है, और ये जो सब्सिडी है ये भी तकरीबन उसके करीब करीब पहुंच रही है। सब्सिडी भी उसके करीब करीब पहुंच रही है। लेकिन सर ये बार बार ये कहना कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत में इजाफा होना चाहिए, हमारी इकॉनमी इसकी इजाज़त नहीं दे रही सब्सिडी की, और बार बार फिगर्स बताए जाते हैं कि एक गाड़ी के टैंक में अगर इतना फ्यूल डलता है तो इतने 100 की या इतने 1000 की सब्सिडी उस शख्स को मिल रही है। तो सर ये बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? और हमेशा से हम देखते हैं कि सियासी जमातें जितने भी वक्त के लिए आती हैं ये मईशत को और मुल्क को सियासत की नज़र क्यों कर देती हैं? देखिए, फरवरी की 28 तारीख को जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ये 10 रुपए की सब्सिडी दी थी, तो उस वक्त ये प्योरली एक सियासी फैसला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई माशी हकीकत एग्जिस्ट नहीं करती। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया। तो हमें दोबारा कहना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो फैसला था वो भी माशी फैसला नहीं था, वो भी प्योरली एक सियासी फैसला था। तो जैसे आपने कहा कि मईशत चलाई जा रही है सियासत की बुनियाद के ऊपर, और जब तक ऐसे चलता रहेगा हमारी जो मईशत है वो सीधी राह पे नहीं चल पाएगी। एक और बुनियादी नुक्ता आपके सामने रख देता हूँ, वो ये है कि सियासत और मईशत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। आप यहाँ बयानिया लेके बैठे हैं एक बेहतर मईशत वाला, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब और उनकी आला तरीन क़यादत जो है पार्टी की, वो खाना जंगी का बयानिया लेके बैठे हैं। अब ये दोनों बयानिए जो हैं ये एक ही मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ दोनों इकट्ठे जिंदा नहीं रह सकते। दोनों में एक को दफनाना पड़ेगा, दोनों में से एक बयानी को दफनाना पड़ेगा। मगर सर जब अब जाहिर है उस हुकूमत को निकाला इसलिए गया था और दावे किए गए थे कि हम आएंगे तो हम सूरत हाल कंट्रोल कर लेंगे और हम जी आवाम को रिलीफ भी दे देंगे, सब्सिडी भी दे देंगे, डॉलर भी कम हो जाएगा, पेट्रोल भी शायद सस्ता हो जाएगा। इस तरह के दावे कुछ किए गए थे आने से पहले, मगर उसके लिए एक इकोनॉमिक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लग रहा है कि इस हुकूमत के पास ऐसा कोई मुआशी प्लान मौजूद है?
देखिए, हकीकत ये है कि इस वक्त जो भी आपको माशी इशारे नज़र आ रहे हैं, अगर स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी है, रुपये की वैल्यू गिर रही है, तो उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो इस हुकूमत के ऊपर डालना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी तो जैसे मैंने कहा कि कोई 4 या 5 हफ्ते हुए हैं हल्फ उठाए लेकिन हुए। सर ये जो डिलेज किए जा रहे हैं, सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही, बार बार कह के, इसकी जिम्मेदारी तो डालनी पड़ेगी इस हुकूमत पर। देखिए, पिछले 4 साल की पॉलिसीज़ का नतीजा है इस वक़्त जो आपको बेशतर माशी इशारे नज़र आ रहे हैं। जो आपने कहा कि पॉलिसी कोई फैसला साज़ी जो है वो जल्दी से नहीं की जा रही, वो दुरुस्त है, लेकिन ज़िम्मेदारी जो 4 साल की ज़िम्मेदारी है, वो आप समझिए 4 या 5 हफ्तों में ख़त्म नहीं की जा सकती। उसके असरात ठीक को है ख़त्म करने में कुछ अर्सा लगेगा। सर, आईएमएफ से जो मुज़ाकरात अब होने जा रहे हैं, इन मुज़ाकरात से आपको क्या नताइज मिलते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मेरे पास फ्यूचर के अंदर गेज़ करने का तो कोई तरीक़ा-ए-कार नहीं है। वो वाला इल्म नजूम जो है वो मेरे पास नहीं है। लेकिन जो अप्रैल की 24 तारीख को जब मीटिंग हुई थी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की, और उसके नतीजे में एक स्टेटमेंट सामने आई थी, जिसको कहते हैं आईएमएफ स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान। उसमें ये कहा गया था कि वी हैव अग्रीड, यानी कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है और जो आईएमएफ की टीम है, उनके दरमियान ये अग्रीमेंट हो गया है कि सब्सिडीज जो उनको रिवर्स किया जाएगा। अब उसमें जो टर्म इस्तेमाल की गई थी, रिवर्स अनफंडेड सब्सिडीज। अब हमें शौकत तरीन साहब बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सब्सिडीज जो हैं वो फंडेड थी। वो मैं समझ रहा हूँ कि गलत कलामी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईएमएफ ने ये कह दिया है कि वो फंडेड नहीं थी, और शायद अग्रीमेंट डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब का हो गया था कि उनको रिवर्स किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो रिवर्स नहीं हुई। तो आप दोबारा से सोचिए कि वो जो सियासत सर, है। आईएमएफ से प्रोग्राम बहाली के लिए महंगाई करनी पड़ेगी, सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी। देखिए, इस वक्त ये हुकूमत जो है वो एक बंद बांधे खड़ी है, और उस बंद की दूसरी तरफ जो है वो एक नया सैलाब है, तूफान है महंगाई का। जब आप पेट्रोल की कीमत को 200 रुपये लीटर या उससे ज़ायद लेके जाएंगे, जब डीजल जो है वो 250 रुपये फी लीटर हिट करेगा, तो उसका आप सोचिए कि मईशत में हर चीज़ के ऊपर उसका एक असर होगा। मज़ीद महंगाई सामने आएगी। एक इसमें जो सिल्वर लाइनिंग अच्छी खबर नज़र आती है, वो ये है कि पीएमएलएन की हुकूमत, अगर उसकी तारीख आप देखें, तो जनरली हमने देखा है कि पीएमएलएन या उसकी लेड जो गवर्नमेंट होती है, उसके दौरान जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है, यानी कि मईशत का जो पहिया है, उसकी रफ्तार कुछ बढ़ जाती है, और उसके नतीजे में औसतन आमदन जो है आपकी और मेरी और बाकी पाकिस्तानियों की, वो भी कुछ बढ़ जाती है। तो आप समझिए कि कुव्वत बर्दाश्त जो है उस महंगाई की, शायद वो बेहतर हो जाए। महंगाई पर कंट्रोल करना मैं समझता हूँ कि तकरीबन नामुमकिन हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर मौसमी सूरत हाल पर अपना तज्जिया दे रहे थे। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।